पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद है। तो यार आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान आखिर कैसे सुपर पावर बनते बनते आतंकवादी देश बन गया। अच्छा, ये वीडियो का टाइटल है। अब तो ये तो वॉच करेंगे तभी पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। अब ये तो देखते हैं कि भाई कैसे पाकिस्तान सुपर पावर, मतलब ये तो बात हजम नहीं हो रही, लेकिन काउंट ऑन करते हैं स्टार्ट। फेल्ड स्टेट। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया लगातार गिरता जा रहा है। Pakistan Premier once again called his country a beggar state. ये सब सुन के आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आया? Of course, our problematic neighbor Pakistan, right? पाकिस्तान जो आज बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डेट में डूबा हुआ है, जिसके लिए यूएस भी ये कहता है कि दुनिया के सबसे डेंजरस देशों में से एक है। पाकिस्तान एक ऐसा देश जो इतना पॉलिटिकली अनस्टेबल है कि आज तक उसका एक भी प्राइम मिनिस्टर अपना पूरा टर्म पूरा नहीं कर पाया है। एंड गरीबी यहाँ इतनी है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद ये कहते हैं कि जब भी हम किसी कंट्री से बात करने जाते हैं वो ये समझते हैं कि हम यहाँ पर भीख मांगने आ रहे हैं। और हम आज 75 साल बाद आज किशकोर लेके फिर रहे हैं। वेल फ्रेंड्स, ये पाकिस्तान की आज की स्थिति है जो देखकर बुरा तो लगता है, क्योंकि हमें अपने भाई जैसा ही फील होता है। हमारे बिछड़े हुए भाई है जो इस सिचुएशन में आध हम के हैं। लेकिन डू यू नो, एक टाइम ऐसा भी था जब यही देश सुपर पावर बनने की दौड़ में था। यस, यू हर्ड दैट राइट। इनफैक्ट यूएस, सेंट्रल एशिया, अरब कंट्रीज, ये सब पाकिस्तान को सुपर पावर बनाने में उसका साथ दे रहे थे। कोऑपरेशन इतना हाई था। वेल, आप में से बहुत ही कम लोगों को पाकिस्तान के इस दौर के बारे में पता भी होगा। सुपर पावर बनने का सपना पाकिस्तान आजाद होते ही देखने लगा था, क्योंकि उसके लिए उसका सबसे बड़ा हथियार था रिलीजन। आजाद होते ही पाकिस्तान इस्लामिस्तान बनने के सपने देखने लगा था। बेसिकली प्लान बिल्कुल सिंपल था, दुनिया के सारे मुस्लिम देशों को एक एक करके इस्लामिस्तान बनाना, और इन इस्लामिस्तानों का सुल्तान होता पाकिस्तान खुद। अच्छा। ये बात ज्यादा लोगों को पता नहीं है, लेकिन 1947 में इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद पाकिस्तान के टॉप रैंकिंग लीडर खालिद उज़्ज़मान ने पूरे मिडिल ईस्ट का दौरा भी किया इस्लामिस्तान के इस आइडिया का प्रचार करने के लिए। हालांकि एक ऐसा दौर था जहां पर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज अपने ही डोमेस्टिक इश्यूज में फंसी हुई थी और इसीलिए बात आगे नहीं बढ़ी। बट पाकिस्तान ने सो कॉल्ड इस्लामिक लीडर बनने का प्रयास फिर भी जारी रखा। इस प्रयास में सबसे पहले तो उसने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज OIC की नींव की स्थापना की। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो आज के तारीख में भी दुनिया की सबसे बड़ी और इन्फ्लुएंशियल कलेक्टिव है इस्लामिक कंट्रीज की। OIC के बाद पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा मूव था न्यूक्लियर वेपन्स पर अपना कब्जा जमाना। If we want to make advances in nuclear technology, पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन को लेकर इतना उतावला था कि एक बार उनके प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने तो यह भी कह दिया था कि क्रिश्चियंस, जूस और हिंदूस, ये तीनों सिविलाइजेशन के पास अपने अपने न्यूक्लियर वेपन्स आ गए। ऑब्वियसली इंसिनुएटिंग कि सारे सिविलाइजेशंस आगे बढ़ रहे हैं, पर सिर्फ एक इस्लामिक सिविलाइजेशन के पास अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी नहीं है। पर पाकिस्तान अपने इस मुहिम में तभी सक्सेसफुल हो पाता जब दूसरे कंट्रीज उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते। और फिर क्या था, पाकिस्तान ने अपने आप को छोटे मुस्लिम देशों का सेल्फ प्रोक्लेम सेवियर बना लिया। एंड इसीलिए तो इंडोनेशिया जैसे देश के इंडिपेंडेंस में पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ था। और फ्रेंड्स, वैसे मैं ये तब की बात कर रहा हूं जब पाकिस्तान खुद भी एक इंडिपेंडेंट देश नहीं था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लीडर जिन्ना ने ब्रिटिश आर्मी में मुस्लिम सोल्जर्स को इंडोनेशिया जाकर अपने मुस्लिम ब्रदर्स को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए परसुएड किया। एंड यू वोंट बिलीव, बट 600 से 800 मुस्लिम सोल्जर्स जिन्ना की बात मानकर ब्रिटिश आर्मी को धोखा देकर इंडोनेशिया चले गए आजादी की जंग में उसका साथ देने। अब इंडिपेंडेंट होने के बाद भी पाकिस्तान ने सोल्जर्स इंडोनेशिया भेजने का सिलसिला जारी रखा। एंड जब फाइनली इंडोनेशिया इंडिपेंडेंट हुआ तब पाकिस्तान ने देश भर में पब्लिक हॉलिडे को डिक्लेयर कर दिया। ऐसा इतिहास में लिटरली पहली बार हो रहा था कि एक देश की आजादी का जश्न कोई और देश मना रहा है। बट पाकिस्तान यहां पर भी नहीं रुका। पाकिस्तान ने तो लिबिया, टूनेशिया, मोरक्को, अल्जीरिया, सोमालिया, एरिट्रिया जैसे दूसरे छोटे मुस्लिम देशों की इंडिपेंडेंस की भी बात UNSC में उठाई। लेकिन वो कहावत है ना, हाथी के दिखाने के दांत अलग और खाने के दांत कुछ अलग। बस पाकिस्तान का भी केस कुछ ऐसा ही था, क्योंकि पाकिस्तान का रिलीजियस सुप्रीमेसी पाने का असली डर्टी गेम तो कहीं और ही चल रहा है। इट वाज इन सेंट्रल एशिया। अब ये गेम चलो अलग है, लेकिन पाकिस्तान खुद अपने लोगों को गेम खेलने से रोक रहा है। पाकिस्तान में रोजाना के लगभग 3 करोड़ लोग गेम्स खेलते हैं और उनमें से अर्न कितने कर रहे हैं? ना के बराबर। और वहीं पर अगर मैं इंडिया की बात करूं तो यहां पर 15 करोड़ से भी ज्यादा लोग गेम्स खेलकर पैसे कमा रहे हैं। अब अगर आप भी इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हो, देन लेट मी सजेस्ट यू इंडियाज लार्जेस्ट कैजुअल गेमिंग प्लेटफॉर्म ज़ूपी, जहां पर 70 मिलियन से भी ज्यादा
प्लेयर्स मौजूद हैं। इस पर आप लूडो सुप्रीमो, लूडो निंजा, सांप सीढ़ी जैसे गेम्स खेलकर अर्न कर सकते हो। प्लस बचपन का फेवरेट गेम ट्रम्प कार्ड खेलकर भी 10 मिनट में 10 लाख के कैश प्राइजेस जीत सकते हो। और अगर आप क्रिकेट के फैन हो तो बनाओ अपनी टीम आईपीएल के 11 बेस्ट परफॉर्मिंग प्लेयर्स से और फिर अपने क्रिकेट के ज्ञान की मदद से सिलेक्ट करो अपना कैप्टन और वाइस कैप्टन, फिर चैलेंज करो अपने अपोनेंट को और फिर जिसका स्कोर अच्छा आएगा वो जीत जाएगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर मैं 40,000 जीत गया, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। और हाँ, विनिंग अमाउंट को विड्रॉ करना अपने बैंक अकाउंट में काफी इजी है। तो देर किस बात की है, जाओ डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड करो ज़ूपी ऐप और पाओ 10 रुपीज का साइन अप बोनस, बिल्कुल फ्री और फ्लैट 30% का कैशबैक अपने फर्स्ट डिपॉजिट पर। और हाँ, अपने फ्रेंड्स को रेफर करने पर आपको मिलेगा 100 रुपीज का रेफरल अमाउंट। सो डाउनलोड करो ज़ूपी नाउ, खाली है तो खेल जा। एंड नाउ लेट्स जंप बैक टू द टॉपिक। जैसे मैं आपको बता रहा था, पाकिस्तान का रिलीजियस डर्टी गेम तो कहीं और चल रहा था, एंड इट वाज सेंट्रल एशिया। 1984 में पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने कुरान के 5000 कॉपीज को इलीगली यूएसएसआर के सदर्न बॉर्डर्स के थ्रू स्मगल किया था। इनफैक्ट नारकोटिक्स, वेपन्स और भी कई सारे इस्लामिक बुक्स भी यूएसएसआर बॉर्डर के अंदर पहुंचाए जा रहे थे। सो पिक्चर दिस, आज ऐसा क्यों है? कम्युनिस्ट यूएसएसआर के 15 में से 6 रिपब्लिक्स तो मुस्लिम मेजॉरिटी है। वेल, पाकिस्तान को यूएसएसआर को डिस्टेबलाइज करके इसी का एडवांटेज लेना था। अच्छा। और इसीलिए वो इन देशों में इस्लामिक रेडिकलिज्म को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जस्ट इमेजिन थिंग्स ओवर हियर, यूएसएसआर वो टाइम का एक सुपर पावर था और पाकिस्तान शेर के मुंह में सीधा हाथ डाल रहा था। इतना वो टाइम पे पाकिस्तान की डेयरिंग थी। अपने इस मकसद में सक्सेसफुल होने के लिए उसने मुजाहिदीन टेररिस्ट को भी सेंट्रल एशियन स्टेट्स में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। उसने इस्लामिक यूनियन ऑफ द नॉर्दर्न पीपल ऑफ अफगानिस्तान नाम की एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई, जिसका हेडक्वार्टर पेशावर में था और इसका मिशन था सोवियत के मुस्लिम्स को आजाद कराना। काइंड ऑफ लाइक जो वो कश्मीर के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं आज की तारीख में। इवन इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान IMU नाम की एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान अपना सपोर्ट देता था, सो दैट सेंट्रल एशिया में उसका इन्फ्लुएंस बना रहे। एंड 1991 में सोवियत के कोलैप्स के बाद भी पाकिस्तान ने इन देशों को डिप्लोमेसी और ट्रेड जैसी बड़ी चीजों से लेकर छोटी चीजों में भी ट्रेनिंग दी, जैसे कि बैंकिंग, अकाउंटेंसी एंड इवन इंग्लिश लैंग्वेज। इवेंचुअली पाकिस्तान का इन पर इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा हो गया कि ताजिकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने तो ये तक ओपनली कह दिया कि हम इंडियन मिलिट्री बेसिस को कभी अपने सॉइल पर अलाउ भी नहीं करेंगे। वेल, ये तो बात थी सेंट्रल एशिया, लेकिन यूएसए और अरेबियन सुपर पावर्स को भी पाकिस्तान ने अपने साइड में कर लिया। रियली, दैट्स ट्रू। अगर अर्ली 50s में किसी एशियन कंट्री के यूएस के साथ सबसे फ्लरिशिंग रिलेशंस थे तो वो देश था पाकिस्तान। रिलेशंस इतने अच्छे थे कि यूएस पहली कंट्री थी जिसने इंडिपेंडेंस के बाद पाकिस्तान को एज ए कंट्री एक्सेप्ट करके उसके साथ डिप्लोमेटिक टाइज बनाए। साल 1950 के बाद से ये दोस्ती और भी गहरी होती चली गई। पाकिस्तान के आजाद होते ही यूएस प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन ने पाकिस्तानी पीएम लियाकत अली खान को यूएसए बुलाया। इस मुलाकात के दौरान ट्रूमैन ने खान से पाकिस्तान में CIA बेस बनाने की मांग की, जिसे खान ने टाल दिया। लेकिन ये मुलाकात पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हुई, क्योंकि यूएसए और पाकिस्तान ने म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंस एग्रीमेंट साइन किया, जिसके तहत कई पाकिस्तानी सोल्जर्स को यूएसए ट्रेन करने वाला था और यूएसए ने मिलिट्री असिस्टेंस एडवाइजरी ग्रुप MAG को रावलपिंडी में एस्टैब्लिश कर दिया। और इस मुलाकात के बाद अगले 4 सालों तक कई टॉप पाकिस्तानी ऑफिशियल्स यूएसए गए और हेवी यूएस एड्स पाकिस्तान को मिलते रहे। पाकिस्तान ने तो यूएस आर्मी को अपना पेशावर एयर स्टेशन लीज पर भी दे दिया ताकि वो वहां से रशिया पर नजर रख सके। इस दोस्ती से खुश होकर 1960s में यूएसए ने पाकिस्तानी पीएम आयूब खान को बुलाकर उनका कुछ ऐसा बहुत ही शानदार स्वागत किया। इस मुलाकात के बाद पाकिस्तान की एशिया में पोजीशन इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि जुलाई 1971 में यूएसए और चाइना के बीच डिप्लोमेटिक टॉक्स पाकिस्तान ने शुरू करवाए थे। कोल्ड वॉर के दौरान पाकिस्तान यूएस का एक मेजर एलाय बन गया। इन दोनों कंट्रीज में कोऑपरेशन इतना बढ़ गया कि साल 1979 से 1988 के बीच पाकिस्तानी इंटेल एजेंसी ISI और अमेरिकन इंटेल एजेंसी CIA ने साथ मिलकर यूएसएसआर के खिलाफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मिशंस किए और 1987 तक तो पाकिस्तान यूएस से इतना एड ले चुका था कि वो इजराइल के बाद दूसरा सबसे बड़ा एड रिसिपिएंट बन गया था। और ऐसे ही बीतते सालों के साथ पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती एकदम मजबूत होते जा रही थी। इस दोस्ती का पाकिस्तान को भरपूर फायदा हो रहा था। पाकिस्तान बहुत ही खुलकर यूएसए की मदद ले रहा था। लेकिन फिर साल 2001 में यूएस में 9/11 का आतंकी हमला हुआ। अब इस बार यूएस को पाकिस्तान की मदद की जरूरत थी।
वो इस हमले के सूत्रधार ओसामा बिन लादेन को पकड़ना चाहते थे और बस अपने दोस्त की मदद करने में पाकिस्तान जुट गया। शुरू में पाकिस्तान ने तालिबान और अलकायदा के मेंबर्स के साथ बात करके ओसामा को हैंडओवर करने की डील करने की कोशिश की। लेकिन इस नेगोशिएशन के फेल होने के बाद पाकिस्तान ने अपने सारे एयर बेसेस को यूएस फोर्सेस के लिए ओपन कर दिया ताकि वो अलकायदा पर हमला कर सके। इस इतनी बड़ी मदद के बदले यूएस ने पाकिस्तान पर लगाए सारे पुराने सैंक्शंस हटा दिए और 2003 में तो इस मदद के बदले यूएसए ने पाकिस्तान को दिए लोन्स में से $1 बिलियन ऐसे ही माफ कर दिए। बट पाकिस्तान डिडंट स्टॉप देयर, क्योंकि मिडिल ईस्ट रीजन में भी पाकिस्तान की बहुत अच्छी पकड़ थी, या यूं भी कहा जा सकता है कि पूरा रीजन पाकिस्तान के स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस में था। इस पूरे मिडिल ईस्ट में एक एक कंट्री का पाकिस्तान मदद कर रहा था, जैसे कि यूएई। 1968 में आजादी के तुरंत बाद यूएई के राजा ने पाकिस्तान से उनके आर्मी को ट्रेनिंग देने की मदद मांगी, जिसके बाद अगले कुछ सालों तक पाकिस्तानी सोल्जर्स ने यूएई आर्मी को कमांड किया और यूएई आर्मर ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेन किया। इनफैक्ट पाकिस्तान के एयर कमोडोर सादरुद्दीन यूएई एयरफोर्स के पहले एयर स्टाफ चीफ बने। अगले 10 सालों तक पाकिस्तान यूएई का स्मॉल आर्म्स सप्लायर रहा और यूएई की तरह ही सऊदी अरेबिया में भी पाकिस्तान का इंपॉर्टेंट रोल रहा। सऊदी के रॉयल एयरफोर्स को खड़ा करने में पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाथ था, इतना बड़ा कि सऊदी को अपना पहला जेट पाकिस्तानी सपोर्ट की वजह से मिला था। इनके सऊदी के साथ इतने अच्छे रिलेशंस हो गए थे कि 1998 न्यूक्लियर टेस्ट के वर्ल्ड सैंक्शंस के बाद सऊदी ने पाकिस्तान को डेली के 50,000 बैरल ऑयल फ्री सप्लाई किए। इन कंट्रीज के अलावा कुवैत, कतार और बहरीन की मिलिट्री एस्टैब्लिश करने में भी पाकिस्तान का मेजर रोल था। एंड माइंड यू 1970s के अरब वॉर में भी पाकिस्तानी फोर्सेस का मेजर इन्वॉल्वमेंट था और इस वॉर में कहीं किसी कंट्री के लिए उनके सोल्जर्स टैंक चला रहे थे तो कहीं पर फाइटर जेट्स उड़ा रहे थे। नॉट जस्ट अरब वॉर, मिडिल ईस्ट कंट्रीज के बायलैटरल वॉर जैसे कि इराक कुवैत वॉर में भी पाकिस्तानी सोल्जर्स ने कुवैती टैंक बटालियन को चलाया था। नाउ फ्रेंड्स, आई टोटली एग्री एंड आई नो आपके लिए ये सारी चीजें न्यू रहेगी, बिकॉज आई एश्योर यू आप में से बहुत ही कम लोग जानते रहोगे कि पाकिस्तान इस लेवल पर जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होल्ड कर रहा था एक टाइम पे। बट अब आता है मेजर सवाल कि पाकिस्तान के जब सारे तारे चमक रहे थे तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो इतनी बुरी तरीके से फेल हो गया? वेल फ्रेंड्स, बात ये है ना, इतना अच्छा इन्फ्लुएंस होने के बावजूद भी पाकिस्तान इस इन्फ्लुएंस को बिल्कुल भी लेवरेज नहीं कर पाया। यूएसए, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सपोर्टर हुआ करता था, उसने उसके साथ इतने अच्छे रिलेशंस को खुद डिस्ट्रॉय करके अपने पतन की शुरुआत कर दी। और ये शुरू हुआ 2008 में तालिबान और अलकायदा के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने की होड़ में पाकिस्तान ने इंपॉर्टेंट यूएस मिलिट्री ऑपरेशंस को लीक करना शुरू कर दिया, जिसके रिटेलिएशन में अमेरिकन आर्मी ने 12 पाकिस्तानी सोल्जर्स और 8 तालिबानी सोल्जर्स को एयर स्ट्राइक में मार गिराया। अब अमेरिका के लिए ये एक विश्वासघात की एक उस देश से जिसके टुकड़ों पर ही तो वो पल रहा था। लेकिन 2011 में तो पाकिस्तान ने सारी हदें पार कर दी, क्योंकि उन्होंने 9/11 के मास्टरमाइंड बिन लादेन को अपने ही देश में छुपा कर रखा, जिसे यूएस हर जगह ढूंढ रहा था। इस इंसिडेंट के बाद पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस काफी खराब होते गए। इन इतने अच्छे रिलेशंस को मेंटेन करने की जगह पाकिस्तान बस कश्मीर में इंसर्जेंसीज और टेररिस्ट अटैक्स करवाने में लगा रहा, जिसके लिए उसने बायलैटरल रिलेशंस को इंपॉर्टेंस देने की जगह पर टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को इंपॉर्टेंस दी। सऊदी रिलेशंस में भी पाकिस्तान ने अपना यही स्टैंड अपनाया। यमन वॉर के दौरान जब सऊदी को उसकी जरूरत थी तब उसने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन वही बात जब इंडिया में रेडिकलाइजेशन फैलाने की हो तब पाकिस्तान पीछे नहीं हटा। इसी वजह से अब सऊदी भी स्पेसिफिकली कश्मीर इशू पर पाकिस्तान के लगातार मदद मांगने के बावजूद भी पीछे हटा। पाकिस्तान को 2004 से अकेले यूएस से ही इतनी फॉरेन एड्स हासिल होने के बावजूद भी उनका जीडीपी लगातार 10 साल तक गिरता रहा। बट वहीं टेररिज्म 2004 से एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है। और इसीलिए फ्रेंड्स, आज के तारीख में हालत कुछ ऐसी हो गई है कि कल तक जो कंट्री सुपर पावर बनने के ख्वाब बुन रही थी, आज उसकी हालत ये हो गई है कि वो 3 टुकड़ों में बंटने की कगार पर आ गई है। पाकिस्तान ने जो फंडिंग्स एक्सट्रीमिस्ट और टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को फंड करने के लिए लगाए, वही फंडिंग्स को अगर उसने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में खर्च किया होता तो आज पाकिस्तान की हालत डेफिनेटली कुछ अलग होती। लेकिन फ्रेंड्स, आज मामला तो ये हो गया है कि पाकिस्तान 3 टुकड़ों में बंट सकता है, और इसके बारे में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है जिसे आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव से आपको समझ में आएगा कि पाकिस्तान इधर हुई ये वीडियो खत्म।
यार बस यही बात है ना, ओसामा बिन लादेन जैसों को फिर छुपाओगे तो अमेरिका का तो लगेगा विश्वासघात है, फिर वो हमें पैसा देगा। हमारे इतने बड़े बड़े उन्होंने कर्जे माफ किए, इतना उन्होंने सब कुछ किया, हम लोग फिर उन्हीं के पीठ पीछे, हमारी तो ये पक्की आदत रही है, हमने इंडिया की भी पीठ के पीछे छुरा घोपा और फिर अमेरिका की भी पीठ के पीछे छुरा घोपा, तो हमें तो फिर ये सब कुछ देखना था। और हमारे माशाल्लाह से उस टाइम के लीडर्स बिल्कुल उन्होंने क्या फैसले किए, अमेरिका के साथ आज हम जुड़े रहते होते तो आज हमारा कहीं मुकाम होता। 2000 बाबा 2000 तक हम लोग ठीक थे, 1995 तक ठीक थे। उसके बाद जो हमारे हालात हुए ना वो फिर बिगड़ते ही गए, मतलब उसके बाद चढ़ाव नहीं आया, उसके बाद चढ़ाव नहीं आया और आज ऐसी हालत हो गई है, मुल्क डिफॉल्ट कर चुका 3 है, टुकड़ों में बंटने वाला है। बिल्कुल। और उधर से सऊदी अरेबिया किसी के पास भी अगर कुछ मांगने जाओ कहते हैं भिखारी है साला। बात एक बात सुने, ये वीडियो हमने देखी है, इसमें सब कुछ बताया गया है। ये मांग 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 के बंदा थक जाता है, देख देख के वो थक गए। वही ना, कश्मीर इन्होंने ना तालिबानों को पाला, हमारे लीडर्स ने खुद बोला कि हमने तालिबानों को पाला। अब अगर देखो अगर ये चीजें ना करते ना, ये अगर ये चीजें इनको ना पालते, इन पे ये पैसा ना लगाते, कोई फैक्ट्रियां कोई कारखाने या मिले फैक्ट्रियां लगती, तो ये चीजें आज मुल्क हमारा कहाँ से कहाँ होता। हमने इस तरफ तवज्जो दी, इस तवज्जो से हटते ना, कुछ और तवज्जो किस और चीज पे तवज्जो देते तो तब बात सुने, जब यूएसए सबसे ज्यादा एड दे रहा था उसी टाइम हमारी जीडीपी गिर रही थी, उसी टाइम ये लोग तालिबानों को सपोर्ट दिखाते, सारा पैसा उधर जा रहा था ना। यूएसए कहता है साला हम लोग तुमको पैसा दे, वही पैसा तुम तालिबान को हमारे खिलाफ में यूज करते हो। ओसामा बिन लादेन मारा गया पाकिस्तान के अंदर से, वही ये तो सारी दुनिया को पता है ना, वजह सारी दुनिया को खल्के खुदाई को पता है कि इधर एबटाबाद में छुपा हुआ था, इन्होंने छुपा के रखा हुआ था। फिर किधर से ऐड कोई देता है, कोई ऐड किधर देता है, वो आपसे ऐड करेगा, वही जहरी बात। उन्होंने तो सीधा सीधा नफरत है। वही ये भी थोड़ा बहुत चल रहा है कि उन्हें कोई अपनी पॉलिसी या कोई अपनी वो मतलब निकालना तो तब दे रहे हैं, नहीं तो नहीं, वो बड़ी नफरत करते हैं। और आज वो अमेरिका के सदर आज जो पाकिस्तान एक टाइम पे काम करता, आज वही काम इंडिया कर रहा है, पूरी दुनिया पे राज कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल यही है, उन्होंने पॉलिसी अपनी वही रखी हुई है जो उन्होंने मुल्क के लिए जरूरी है। और हम लोगों ने क्या किया, गलत रास्ते पे गए ना। वही ना, हम लोगों को बहुत दुख होता है यार ऐसी चीजें देख। आज हम चलो इंडिया से आगे नहीं तो कहीं ना कहीं तो खड़े होते ना। इंडिया एक बहुत बड़ा देश, इंडिया बहुत तेजी से आगे जा रहा है, लेकिन इंडिया जितने कहीं ना कहीं तो खड़े होते हैं। 30 साल पहले अगर अपनी पॉलिसी हम चेंज कर लेते ना, उसी सिम पे चलते ना, किसी को धोखा या दगा ना देते और ये कश्मीर वाला राग भी ना रखते, कश्मीर वाला राग तालिबानों को भी ना करते ना, तो हमारा मुल्क किधर से किधर होता। ये हमारे दिमाग में ये जो राग है ना, इन्होंने फैक्ट्रियां लगाने की जगह तालिबानों की फैक्ट्रियां लगाई। ये आज ठोक रहे हैं ना, देखो हम ही उल्टा ठोक रहे हैं। बस अल्लाह ही हाफिज़ है वजह, क्या बंदा बोले। तो यार ये वीडियो इधर ही खत्म करते हैं, अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा, तो बाय।